सहेली। सखी सहेली। प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को और हमारी सभी सखियों को चंचल वर्मा और मंजरी वर्मा का नमस्कार। और चंचल कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ मंजरी, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल बढ़िया। ये हमारे स्टार्टिंग से पहले के क्वेश्चन हैं लेकिन हम अपने सभी सखियों और सखाओं से भी यही कहते हैं कि वो भी अच्छे से खुशहाल होंगे अपने अपने घरों में। बातचीत करने का एक शुरुआत होती है, हम सबसे पहले हालचाल पूछते हैं कि आप कैसे हैं, फिर आगे की बातचीत शुरू होती है। बिल्कुल, तो आगे की बात शुरू करते हैं कि आज चंचल कौन-कौन से विषयों पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक खास विषय होता है जिसमें एक सखी विशेष की हम बात करते हैं, तो वो हम बाद में बताएंगे। इसके अलावा खुशियां सभी को पसंद होती है, हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां हो और उनका दामन भरा रहे इन खुशियों से। तो इस बारे में थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल, और हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं, सखियां हैं, वो बताएंगी कि खुशियों से भरा दामन हो तो कैसा हो और क्या-क्या उनके मन में विचार आते हैं, वो हमें कमेंट्स करके हमारे पेज पर बताएंगे, फेसबुक पेज पर बताएंगे। और इसके साथ-साथ क्योंकि आज है शुक्रवार, तो आज हम बात करते हैं रेसिपी की और सौंदर्य की भी बात करते हैं। तो रेसिपी में हम बात करेंगे अल्पाहार रेसिपीज की। बिल्कुल, कुछ आसान से नाश्ते की विधियां हम सखियों को बताएंगे कि बहुत कम समय में झटपट से किस तरह से वो कुछ नाश्ते की रेसिपीज बना सकते हैं। और क्योंकि नवरात्रि के बाद त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो सौंदर्य की बात भी हो जाती है। सौंदर्य की तो इसलिए भी करना जरूरी कि त्योहार तो एक और आने वाला है ना। बिल्कुल, रविवार को है करवा चौथ और हमारी सभी सखियां बड़ा सज धज के तैयार होती हैं इस दिन। तो इसमें हम बताएंगे आसान एलोवेरा के फेशियल्स। और हमारी सखी विशेष के अंतर्गत हम किसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं? वैज्ञानिक सखी की हम बात करेंगे जो है कामाक्षी शिवराम कृष्णन। लेकिन उनकी बात करने से पहले हम एक अच्छा सा गीत सुन लेते हैं सखियों के साथ।
लगा लूं ना, कोई सुर तो जागे, कोई सुर तो जागे मेरी धड़कनों में, कि मैं अपनी सरगम से रूठी हुई हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है कि जैसे यूं से तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ। अगर तुम हो सावन, मैं जलती कली हूँ। पिया तुम हो सागर। मंजरी, पता है तुम्हें, आज महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में अपनी लगन और मेहनत से ऊंचाइयों के ऊंचे ऊंचे शिखर छू रही हैं। बिल्कुल। और विज्ञान का जो क्षेत्र है वो भी इससे बिल्कुल अछूता नहीं रहा है। साधारणतः ये माना जाता है कि विज्ञान का जो क्षेत्र है यहाँ पुरुषों का वर्चस्व क्योंकि ज्यादा रहा है, तो महिलाओं को इस क्षेत्र के लिए नहीं समझा जाता कि वो यहाँ काम कर पाएंगी। और वो महिलाएं जो हैं वो केवल कला, संस्कृति या जो अन्य क्षेत्र हैं मानवीय के विषयों के, वहीं पर वो कुछ उच्च जो स्तर है वो हासिल कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने इस सोच को बदल दिया है और विज्ञान के प्रति अपनी ललक और प्रतिबद्धता से महिला वैज्ञानिकों ने ये जो वर्जनाएं थी उनके लिए, इनको तोड़कर वो बहुत आगे निकल चुकी हैं। बिल्कुल चंचल, सही कहा तुमने कि बहुत ही आगे निकल आई और बल्कि हर क्षेत्र में महिलाएं अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। आज बहुत सी ऐसी महिला वैज्ञानिक हमारे देश के मिसाइल कार्यक्रम से लेकर अंतरिक्ष अभियानों, दवाओं के विकास से लेकर सुदूर अन्वेषण जैसे मोर्चा पर सफलता की नई गाथा लिखते हुए देश की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं। वे प्रकृति को संरक्षित करने के उपाय सुझाने से लेकर ब्रह्मांड की गुत्थियां सुलझाने में पूरे मनोयोग से जुटी हैं। कितना कठिन काम है कि ब्रह्मांड की गुत्थियां सुलझानी है ना। और विज्ञान के क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरने वाली ऐसी ही कुछ प्रेरक महिलाओं से हम आपका परिचय, सभी का परिचय शुक्रवार के दिन करवाते हैं। और आज हम परिचय कराने जा रहे हैं कामाक्षी शिवरामा कृष्णन का, जो कि एक वैज्ञानिक हैं। और कामाक्षी शिवरामा कृष्णन एक प्रमुख प्रोग्राम क्रॉस डिवाइस विज्ञापन प्लेटफॉर्म के संस्थापक हैं और सीईओ भी हैं। कामाक्षी शिवराम कृष्णन के नेतृत्व में ही ड्रॉबीज टीम ने सभी डिजिटल मीडिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या को भी हल किया है। और मोबाइल उपकरणों पर विज्ञापन लेने की उनकी दृष्टि अद्भुत है। वे 2010 में एडमॉब में मुख्य वैज्ञानिक थी, लेकिन उन दिनों वो अपना खुद का कोई उपक्रम शुरू करने की योजना बना रही थी और इसी मकसद से उन्होंने अपनी इस नई पहल के लिए उसे छोड़ना ही मुनासिब समझा, ताकि वे अपनी संकल्पनाओं और सपनों को साकार कर सकें। बिल्कुल, आज मोबाइल एक ऐसी चीज बन गई है जो कि बहुत ज्यादा उसमें टेक्नोलॉजी है और किसी भी चीज के लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। मोबाइल पर ही बैठे बैठे हम बहुत सारे काम कर लेते हैं टेक्निकली जो हो सकते हैं। बिल्कुल, और पूरी दुनिया की खबरें तक हमारे पास आ जाती पल में। उसी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं कामाक्षी शिवराम कृष्णन और उनकी ड्रॉबीज टीम ने पहली बार मशीन लर्निंग विज्ञापन तकनीक विकसित की है, जो विज्ञापन दाताओं और विपणनकर्ताओं को स्क्रीन पर लक्षित दर्शकों तक पहुंचाने में सक्षम बनाने के लिए डिवाइस आईडी से अंतर्दृष्टि का लाभ उठाती है। ड्रॉबीज को प्रतिदिन 12 बिलियन से भी अधिक विज्ञापन अनुरोध प्राप्त होते हैं, जिसने 1 ट्रिलियन से अधिक अवलोकन किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप अब तक 1 बिलियन से अधिक डिवाइस बन चुके हैं और इस तरह से कामाक्षी जी तकनीकी मोर्चे पर बहुत ही अहम भूमिका निभा रही हैं। और कामाक्षी शिवराम कृष्णन ने मंजरी स्टैनफोर्ड विद्यालय से सूचना चोरी और एल्गोरिदम में पीएचडी भी हासिल कर चुकी हैं वे। और 2014 में उन्हें अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर का नाम दिया गया था, यानी कि वो बहुत एक युवा एंटरप्रेन्योर हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और ऊंची सफलताएं भी वो हासिल कर रही हैं।
उन्हें नासा के सबसे दूर अंतरिक्ष मिशन प्लूटो और बाहरी ग्रह प्रणाली पर काम करने का भी अनूठा गौरव प्राप्त हो क्या चुका बात है। और वे हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं चंचल। हमारी बहनें जो विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, इनसे सीख लेकर वो भी उड़ानें भर सकती हैं। तो चंचल, ऐसी जो हमारी सफल महिला जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, तो वाकई में हमें भी ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी बच्चे हैं तो उनको हम कुछ ना कुछ उनके बारे में, ऐसी महान लोगों के बारे में बताएं जिससे कि वो उनसे सीखे और आगे बढ़ सके, कुछ इस तरह का अपना भी करियर वो लोग चुन सकें। बिल्कुल, और जैसा कि हमने शुरू में बताया कि पुरुषों का वर्चस्व रहा है विज्ञान के क्षेत्र में, अभी इन वर्जनाओं को तोड़ के हमारी बहनें हैं वो आगे निकल रही हैं। तो अब जो भी लड़कियां हैं अभी 10वीं 12वीं से आगे निकली हैं और उन्होंने विज्ञान के विषय को चुना है, तो वे भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं और बहुत नाम कर सकती हैं, अपना भी, अपने परिवार का, अपने देश का नाम ऊंचा कर सकती और हैं। हम क्या कर सकते हैं, बताइए। चलिए एक गीत सुन लेते हैं। जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए, मन का संयम टूटा जाए, मन का संयम टूटा जाए। जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। झुकी झुकी पलके आंचल में ये रूप छुपाए, बिखरी अलके झुकी झुकी पलके आंचल में ये रूप छुपाए। ऐसे आए छुई मुई सी, ऐसे आए छुई मुई नजर से छू लूं तो कुमलाए, मन का संयम टूटा जाए। जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। कंचन सातन कलियों सामन, अंग अंग अमृत छलकाए। कंचन सातन कलियों सामन, अंग अंग अमृत छलकाए। जाता बचपन आता यौवन, जाता बचपन आता यौवन, जाने कैसी प्यास जगाए। मन का संयम टूटा जाए। जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए।
अपने मिलन के सपने, सिंदूरी वो रात भी आए। सच हो अपने मिलन के सपने, सिंदूरी वो रात भी आए। तू मेरे आंगन झूमे जैसे, तू मेरे आंगन झूमे जैसे, नदिया सागर में लहराए। मन का संयम टूटा जाए, जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। मन का संयम टूटा जाए, मन का संयम टूटा जाए, जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। मंजरी, प्रोग्राम में समय है एक अल्प विराम लेने का। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। और चंचल, देखो ना हमारे पास कितने सारे कमेंट्स आ गए हैं, तो आज हम एक सखा का कमेंट पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि खुशी वो चीज़ है जिसे पाने के लिए इंसान कई तरह के प्रयत्न करता है, लेकिन हर किसी को ये नेमत प्राप्त नहीं होती। जितनी सरलता से इसे परिभाषित किया जा सकता है, उतनी सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अक्सर व्यक्ति खुशी को भौतिक संसाधनों में तलाश करता है, जिसके लिए धन की ज़रूरत होती है। खुशी छोटी छोटी सी बातों, घटनाओं से प्राप्त की जा सकती है। खुशी खुद से शुरू होती है और खुद ही पर समाप्त होती है। बहुत सही बात लिखी है हमारे श्रोता ने, इन्हें धन्यवाद कहते हैं। और मंजरी, आज की तेज रफ्तार और जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें लगभग हम सभी ऐसे हैं कि तनाव से घिरे हुए हैं, और इस तनाव से छुटकारा पाने के अलग अलग उपाय ढूंढते रहते हैं, और हर हाल में हम ये चाहते हैं कि हम खुश रहें और जो भी तनाव है हमारे जीवन में उससे हम दूर रहें। इसके लिए सकारात्मक आयामों की तलाश भी करते रहते हैं, ताकि जो जीवन की चुभन है, जो पीड़ा है, उसे किसी भी तरह से हम कम कर सकें। और खुश और संतुष्ट रहना, कह सकते हैं कि सफलता के साथ साथ स्वास्थ्य की कुंजी भी होती है, उसकी भी चाबी है। जब कभी हम एक दूसरे से मिलते हैं, मित्र भी मिलते हैं ना, तो कितनी खुशी होती है ना। तो खुशियां तो हमारे आसपास हैं, बस हमें ढूंढना है उनको। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो खुशियां हैं, ये एक तरह से हर तनाव की दवा के रूप में हमें ताजगी देती हैं, ऊर्जा देती हैं। बिल्कुल। और यूं अगर देखा जाए तो हम सबके पास काम बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है, फिर भी हमें अपने लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालना चाहिए। हो सके तो दिन की शुरुआत व्यायाम से करें, अगर संभव हो तो ध्यान को भी अपने जीवन में अपनाएं। इससे सकारात्मक सोच को विकसित करने में और तनाव को दूर करने भी मदद मिलती है। और जब हम इस तरह के ध्यान या व्यायाम वगैरह करते हैं तो हमारा शरीर जो है ऊर्जा से भर जाता है, तो हमारा मन वैसे ही खुश हो जाता है। तो ये भी हमारे जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिन्हें हमें करना चाहिए। और मंजरी, ये जो पिछला कुछ समय बीता है, 1 साल, लगभग 2 साल होने को आए हैं, एक बहुत बड़ी बीमारी से पूरे विश्व भर ने एक लड़ाई लड़ी है और इसे जीत भी हासिल की है।
उसमें काफ़ी हद तक ये जो चीज़ें हैं, मेडिटेशन है, योगा है, व्यायाम है, इन चीज़ों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्कुल। और कह सकते हैं कि जब अगर हमें स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, तो जहाँ व्यायाम का हाथ है, तो हमें पूरी भरपूर नींद लेनी भी ज़रूरी होती है, एक हेल्दी फूड लेना ज़रूरी है, संतुलित आहार हमें लेना चाहिए। और आहार की जब हम बात करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आहार में हर तरह की चीज़ें शामिल हों, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, फ्रूट, मेवे सभी सब चीज़ें चीज़ शामिल हों। होती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें हर चीज़ को शामिल करना बिल्कुल, चाहिए। जिससे शरीर में आपको पौष्टिक चीज़ें पहुँच जाएँ, जी। है ना? और जब हम भोजन करने बैठते हैं, तो उस समय बहुत शांत मन से भोजन करना चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जब खाना बनाया जाता है तो बहुत शांत चित्त से बनाएँगे, तो उसी तरह का स्वाद उस भोजन में उतरता है। और भाई चंचल देखो, जब थाली परोसी जाएगी तो अगर आप खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के थाली आप लगाएंगी, तो क्या होगा, उससे जो खाने वाला होगा ना, वो तो पहले तो आपकी मुस्कुराहट देख के ही खुश हो जाएगा कि आज भाई बहुत अच्छे से खुश होकर के खाना परोसा जा रहा है, यानी उसमें स्वाद तो भरपूर होगा। तो देखो, खुशी जो है वो हमें इस जगह से भी मिल जाती है। तो खुशियाँ क्या है ना, कहते हैं आसपास ही है, बस हमें उन्हें देखना है। तो हम उस थाली भरे हुए पकवानों को देख के भी खुश हो सकते हैं, और या आपके पास आपने कोई अच्छा मधुर संगीत सुन लिया है सुबह-सुबह, तो उससे भी आपका मन प्रसन्न हो जाता है। या आपसे कोई मिलने आ गया है, या आपके पास भाई मोबाइल है, तो आपसे सुबह-सुबह किसी ने अच्छी सी मैसेज भेज दी है गुड मॉर्निंग की, तो उसको देखकर भी आप खुश हो गए। तो खुशियों से भरा दामन तो शुरुआत तो सुबह से हो जाती है, क्योंकि हमारे जितने भी सब रिश्तेदार हों, चाहे पारिवारिक मित्र हों, सभी हमें कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, तो हम देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और जो हम कहते हैं ना कि तनाव है या समस्याएं हैं, जीवन में आती ही रहती हैं, एक तरीके से ये हमारे जीवन का हिस्सा भी बनी रहती है। तो इनसे भागना, इनका हल कतई नहीं होता, उनका सामना करना और उनका समाधान ढूंढना, ये बहुत जरूरी होता है। समस्या का समाधान शांत मन से और जो सकारात्मक सोच है उसी से हम ढूंढ सकते हैं मंजरी। और किसी भी बात में बहुत ज्यादा जल्दबाजी तो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो सही नहीं हो सकते हैं। इसीलिए बहुत शांत मन से आप फैसले लें और दूसरों की बात को पूरी तरह से सुने, अच्छी तरह से सुने, और उसके बाद में अपनी बात को उनके समक्ष पेश करें। जवाब देने में हड़बड़ी तो बिल्कुल ना करें, किसी और से अपनी तुलना ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें, क्योंकि ये जो चीजें हैं हमारे तनाव को, हमारी समस्याओं को और बड़ा रूप दे देते हैं। तो इन चीजों से भी हम बचे रह सकते हैं। एक और बहुत बड़ी बात कि किसी और को देखकर अपने को छोटा समझना या हीन भावना अपने अंदर ले आना, ये हमारे दुख का अनायास कारण बनता है। तो एक तरह से हम दुख को खुद अपनी तरफ बुलावा देते हैं। तो इन चीजों से हम बच सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो चीजें हैं ना, इनसे बचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे आसपास इतना घेरे रहती हैं। लेकिन हमारे जब हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं ना, तो हमारा जो होता है, इन सब समस्याओं से हम निपट भी सकते हैं। और खुद पर भरोसा रखें, ये बहुत बड़ी बात है। और अपने आप को किसी भी तरह से कम नहीं समझना चाहिए। जो आपके अंदर गुण है, आप उन गुणों को ध्यान दीजिए और ये विश्वास रखिए कि आप हर काम को बखूबी निभा सकते हैं। आप किसी से कमजोर नहीं है, पीछे नहीं है। आप अगर मन से चाहते हैं वो काम करना, तो आप कर सकते हैं। अगर हमारे मन में दृढ़ निश्चय है, तो असंभव जो है वो कुछ भी नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों के कार्य में भी हम सहयोग कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को दिखाने या सबक सिखाने के इरादे से कोई भी काम कतई नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, होता कई बार ये है ना कि हमें लगता है कि नहीं, उसने हमारे साथ ये किया था, अब हमें भी ये करना चाहिए। तो सबक सिखाने के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसी रचनाएं करने लगते हैं। बिल्कुल, एक वो रचने लगते हैं। आप सबक ना सिखाएं, आप मौन रहें उस जगह। तो जो मौन होता है ना, उससे भी आप समझ सकते हैं कि वो जो सामने वाला है वो समझ जाएगा कि मतलब ये हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। और नकारात्मक दृष्टिकोण से दूर रहें, साथ में उन लोगों से भी दूर रहें जो हमेशा एक नकारात्मक वातावरण की तरफ हमें ले जाने की कोशिश करते रहते हैं, नकारात्मक बातें करते रहते हैं। दूसरों की गलतियां ढूंढने की बजाय, उन्हें गिनाने की बजाय, हम एक चीज कर सकते हैं कि हम खुद को सुधारें, खुद में बदलाव लाएं। तो जब हम बदलेंगे, तो हम ये चाहेंगे कि सामने वाला हमें देखकर वो अपने आप ही बदलने की कोशिश करे। बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने दिल की बात हमेशा सुने, क्योंकि हमें दिल जब कोई सी बात के लिए गवाही देता है, कोई काम करने के लिए कहता है, तो वो बहुत हद तक सही चीजों की तरफ हमें लेके जाता है। और जब हम
खुद से प्यार करना सीख जाते हैं और अपने मन की बात सुनने लगते हैं, तो हमारा मन हमेशा हमें एक गलत दिशा में जाने से रोकता बिल्कुल, है। यानी कि चंचल, दिल और मन दोनों की बातों को हमें ध्यान देना है और क्रोध और आवेश में कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बात बिगड़ जाती है। इसलिए किसी भी समस्या का समाधान जो है वो शांत मन से ढूंढने का प्रयास करें और ये याद रखें कि हम जितना देंगे उससे अधिक पाएंगे। इसलिए लोगों को सम्मान दें, खुशियाँ दें, समय दें और एक दिन यही खुशियाँ किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर ज़रूर आती हैं। और अपनी परिस्थिति के अनुसार हमारे पास जो भी कुछ है हम उसमें संतुष्ट रहें, खुश रहें, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि जितनी चादर हो आप उतने ही पैर फैलाएं, क्योंकि ज़्यादा की कामना और उसके पीछे भागने के लालच में कई बार हमारे पास जो है हम उसे भी गंवा बैठते हैं और अंत में पछताने के सिवा और हमारे पास कुछ बचता नहीं, पछतावा ही होता है अंत में। तो यानी कि भाई इच्छाएं जो है वो अनंत हैं, है ना, हमारे साधन सीमित हैं, तो हम अपने सीमित साधनों के अंदर खुश रहना सीखें। और मंजरी, हमारी जीवन में जो भी खुशियों के पल आते हैं, हम उन्हें किसी तस्वीर के जरिए भी अपने पास संजो कर रख सकते हैं, या कोई अच्छे पल, कोई अच्छा दिन हमारा बीता है तो उसे हम किसी डायरी के पन्ने में लिख कर रख सकते हैं, और कुछ समय के बाद ये जो तस्वीरें हैं या जो डायरी के पन्ने हैं, वो पेज हैं, वो हमें वापस उसी एरा में ले जाते हैं, उन्हीं खुशियों में ले जाते हैं, और अनायास ही हमारे चेहरे पे वो मुस्कान या खुशी है वो छलक आती है। कई बार होता है ना कि हम कई बार अपने मोबाइल में ही उन तस्वीरों को देख रहे होते हैं और सामने वाला देखता है कि आखिर ऐसा क्या है इनके मोबाइल में जो ये देख के मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो वही पुराने कुछ पल होते हैं जो हमें वापस उन खुशियों में ले जाते हैं। और जब भी जीवन में चुनौतियों से हमारा सामना हो तो उनका डटकर मुकाबला करें और उन चुनौतियों के पार जाकर अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करें। हमारा उत्साह, जब हम किसी मंजिल को पा लेते तो हमारा उत्साह और बढ़ जाता है, आत्मविश्वास के साथ हम और आगे बढ़ते हैं, और हमारे चेहरे पे हमेशा एक नई ताजगी होती है जो कुछ और नया करने की जुनून से हमें भर देती है। और इन दिनों सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया, लेकिन इससे हमें उतना ही जुड़ना चाहिए कि जितना किसी पेशे या निजी के हित के लिए ज़रूरी हो। और शोध जो है वो ये भी बताते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। यानी सोशल मीडिया को अपने ऊपर हावी मत होने दें। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ हम समय ज़्यादा बिताएं तो ज़्यादा खुशी देगा उनको भी और हमको भी। यानी कि आप अगर किसी से मिलने जा रहे हैं तो भाई उस समय मोबाइल बिल्कुल नहीं देखें, सामने वाले के साथ में बैठकर आप उस समय को एंजॉय करें, क्योंकि आप किसी के घर मिलने गए हैं और कोई आपके घर भी आता है तो ये नहीं कि आपने टीवी चला दी, आप भी मोबाइल में बिजी हो गए और वो भी बिजी हो गया, तो क्या मतलब। बिल्कुल, बाई चांस कभी ऐसा हो भी गया तो इन छोटी छोटी सी बातों को लेकर नाराजगी नहीं दिखानी है, छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होना है, बल्कि क्षमा करने की आदत, दूसरों को माफ करने की आदत हमारे अंदर हो तो ये सामने वाले को और हमारे लिए, दोनों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। किसी को क्षमा करना हमें एक भीतरी खुशी देता है और नकारात्मक भावनाओं को भी हमारे भीतर से कम करता रहता है। बहुत साधारण जीवन हम जी सकते हैं, बहुत ज़्यादा पाने की लालसा से हम बच सकते हैं। अपने हर दिन को और जो भी उपलब्धियां हमने हासिल की हैं उनके लिए हम खुश हो सकते हैं, और हर समय धन्यवाद हमें देना चाहिए परमात्मा का, अपने माता पिता का और हमारे गुरुजनों का। और घड़ी इशारा कर रही है कि एक अल्प विराम का समय हो चुका है। बहुत सारे कमेंट भी हमारी जो श्रोता हैं वो आ रहे हैं, हमारी झोली में आ चुके हैं ना? हम उन्हें पढ़ेंगे लेकिन एक अल्प विराम के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, और अभी आपके साथ हैं चंचल वर्मा
और मंजरी वर्मा। देखिए, हमारी एक सखी हैं इंदु चौबे, उन्होंने लिखा है, खुशियों से भरा हो हर दामन, आपके हर शुभेच्छु खुशी के मौके पर या आपसे बहुत दिनों के बाद जब मिलते हैं तो अभिवादन करने पर उनके मुंह से आपके लिए यही बात निकलती है। तो आप बड़े हैं, दोस्त हैं, तो उनका अभिवादन स्वीकार करें और अपने रिश्तेदारों से मिलने पर भी उन्हें आशीर्वाद देते रहें। बिल्कुल। और हमारे एक सखा लिखते हैं कि खुशी के लिए सबसे ज़रूरी है सब्र और शांत रहना, हमेशा मुस्कुराते रहिए, सबसे प्रेम कीजिए, इससे हमेशा आनंदित रहिए, जो अपने पास है उसी में सब्र कीजिए और जो नहीं है उसकी कभी चिंता मत कीजिए, कल की कभी चिंता मत करो, आज में जीना सीखो, यही सबसे आनंद और खुशी की बात है और इसे कोई चुरा नहीं सकता है। आपसे किसी की चुगलियां या नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना है। और जब बात की है उन्होंने आनंद की, तो आनंद प्राप्त करने के लिए, आनंद पाने के लिए एक और जरिया है मंजरी, वो होता है मीठा मीठा संगीत सुनना। जी। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। देश समझा हमको जमाना, शुक्र करो कि समझ तो गया, संग रहने का ख्वाब सुहाना, बन के हकीकत सच तो गया। तुम जो कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। कोई क्या जाने हमने क्या क्या खेल रचाए तुम्हारे लिए, हम भी कैसी कैसी मंजिल छोड़ के आए तुम्हारे लिए। कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कि आवाज दिल का ये वीराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। हंस
पुलिस के अरमानों का, इतनी सी है बस अपनी तमन्ना, इतनी सी है बस अपनी तमन्ना, तेरी खुशी पे दिल परवाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। तो चंचल कितना प्यारा गाना था, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके। तो भाई वहाँ तो खुशी हो ही जाती है, और हमें खुशी इस बात से हो रही है कि हमारी बहुत सारी सखियाँ और श्रोता ने बहुत सारे कमेंट लिखकर भेजे हैं। और तो जब खुशियाँ होती है तो चेहरे पे चमक भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, देखो अभी चमक देखो कैसे आएगी, हम बताते हैं ना। हमारी जो सखी है उन्होंने लिखकर भेजा है कि मेरे घर में एलोवेरा का पौधा है और मैं एलोवेरा को चेहरे में लगाती हूँ, तो देखो खुशी आई ना। चमक भी आई ना। तो इसके साथ ही हमारी एक और सखी लिखती हैं कि एलोवेरा को चेहरे, बालों और त्वचा पर लगाने से निखार आता है और इसके जूस में भी अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं। और इन्होंने लिखा है कि राजस्थान में बहुत पाया जाता है, हम इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं, एलोवेरा गुणों की खान है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हम सब जगह हमने देखा है कि गमलों में सब जगह एलोवेरा मिलता है। भाई सब्जी तो हमने नहीं खाई है, तो कोशिश करेंगे भाई कि कैसी होती है ना, जानने की। और तुम क्या पढ़ने वाले थे? औषधीय गुण तो होते ही हैं, लेकिन ये सौंदर्य बढ़ाने में भी मंजरी बहुत सहायक होता है। हमारी एक सखी लिख रही हैं कि एलोवेरा अधिकांश घरों में होता ही है और इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण होते हैं। पिछले दिनों मेरा हाथ जल गया था, तो इन्हें इनके एक मित्र ने बताया कि एलोवेरा लगाने से जो जलन है वो ठीक हो जाएगी। और जब ये उपयोग किया तो पता लगा कि ये तो बहुत कारगर है, और तब से एलोवेरा को उन्होंने अपने छत पर गमले के अंदर लगा के रखा हुआ क्या है। बात है, बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने, इनका शुक्रिया कहते हैं। और हमारी जो और सखियां कमेंट्स हमने पढ़े उनको भी शुक्रिया। और देखो चंचल, एक और कमेंट है वो भी हम पढ़ देते हैं कि हमारी सखी लिखते हैं कि एलोवेरा प्लांट अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होने की वजह से आज के दौर में काफी फेमस हो चुका है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होने के कारण सौंदर्य प्रसाधनों में काफी इस्तेमाल किया जाता है। मैं मार्केट के एलोवेरा प्रोडक्ट की जगह गार्डन के एलोवेरा के फ्रेश लीव्स को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर इसके पल्प को आंखों पर कुछ देर रखें तो इससे आंखों को ठंडक तो मिलती है और इससे नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात लिखी इन्होंने और इनका शुक्रिया कहते हैं, है ना। और इन्होंने जो लिखा कि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। जब एक उम्र ज्यादा होने लगती है तो हर महिला चाहती है कि वो जो रिंकल हैं, जो झुर्रियां त्वचा पर आ रही हैं, वो नजर ना आए। वो हमेशा खिली खिली और जवां उनकी त्वचा नजर आए। तो चंचल, हम तो चाहते हैं कि हमेशा त्वचा जो है वो खिली खिली सी रहे, क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं ना। क्योंकि तुमने आज खुशी की बात करी है, तो हमेशा खुश रहो तो अपने आप ही आपकी त्वचा खुश तो बिल्कुल इन छोटी छोटी चीजों के लिए हमें बार बार पार्लर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारे घर में हमने एलोवेरा का पौधा लगाया हुआ है तो एलोवेरा की मदद से ही हम फेशियल कर सकते हैं। इसी के बारे में हम सखियों को बता रहे हैं कि एलोवेरा का फेशियल अगर आप करती हैं तो किस तरह से इससे आपके चेहरे की जो चमक है वो बढ़ जाएगी। और क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जो झुर्रियां अगर त्वचा पर हैं या किसी भी तरह के दाग धब्बे, कुछ टैनिंग हो गई स्किन पर धूप में जाने से, तो वो भी इससे कम हो सकती है। तो घर बैठे ही इससे फेशियल कर सकती हैं। कुछ आसान स्टेप्स इसके हम बताएंगे, क्योंकि त्वचा को मॉइस्चराइज और डिहाइड्रेट करने में भी ये मदद करता है और दाग धब्बों से छुटकारा देता है। जो आसान स्टेप हैं, क्लींजिंग, स्क्रबिंग, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल। और क्लींजिंग के बारे में बात करते हैं तो फेशियल का पहला स्टेप क्लींजिंग होता है, यानी कि चेहरे की सफाई। इसके लिए 2 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल, 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएंगे। फिर इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 5 मिनट के लिए हल्की मसाज करेंगे और उसके बाद चेहरे को रुई से, कॉटन जिसे कहते हैं, उससे साफ कर लेंगे। ऐसा करने से चेहरे पर जमी धूल मिट्टी साफ होगी। और एलोवेरा की जो जेल है वो कैसे निकालना, जो आपकी पत्ती लगी रहती बड़ी सी, तो आपको जितनी पत्ती, मतलब 1 चम्मच 2 चम्मच चाहिए, तो छोटा सा ही पीस उसका काट लें वहां से चाकू से और उसको चीर करके साइड से उसका जेल निकाल। ये नहीं कि आपने पूरी बड़ी पत्ती काट ली, फिर आपका जेल वेस्ट हो जाएगा। इसलिए उसको बर्बाद तो नहीं करना है, उसको आप रख सकते हैं फ्रिज में। लेकिन अच्छा तरीका यही है कि आप छोटा सा पीस 2 इंच के आसपास काटें, जिसमें आपका 2 चम्मच जेल निकल आए। क्लींजिंग के बाद का स्टेप होता है मंजरी स्क्रबिंग का। तो स्क्रबिंग के लिए चेहरे पर स्क्रब जब हम करते हैं तो जो मृत त्वचा होती है चेहरे की वो निकल जाती है। स्क्रबर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच ब्राउन शुगर और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल।
2 चम्मच एलोवेरा जेल, जैसा कि आपने बताया घर में किस तरह से एलोवेरा का जेल बना सकते हैं, वो एलोवेरा का जेल। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके स्किन पर लगाइए और बहुत धीरे-धीरे हल्के हाथों से एक सर्कुलर मोशन में इस तरह से करते हुए गोल चेहरे गोल पर गोल गोल मसाज तरीके करनी से। है और 2 से 3 मिनट तक ही ऐसा करना है। उसके बाद चेहरे को सादा पानी से धो लेना है और और फिर नर्म चंचल कपड़े से हाँ, पोंछ लेना है। और चंचल इसमें जो मसाज करनी है, जो आप गोल तरीके से करनी है, वो नीचे से ऊपर की ओर ले जाके हाँ। करेंगे। ये नहीं कि ऊपर से नीचे ला रहे हैं, वो नहीं करना है। हमें इसीलिए हमने कहा सर्कुलर मोशन में उसको करना है। हाँ, दिशा भी ध्यान रखनी है। और अब स्टीम लेना है इस पर आपको। चेहरे पर स्टीम लेने से पोर्स, जो रोम छिद्र जो होते हैं, वो खुल जाते हैं और उनमें जमी हुई गंदगी बाहर निकल जाती है। स्टीम लेने के लिए एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखें और उसमें किसी भी प्रकार का एसेंशियल ऑयल या गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दें। 3 मिनट तक भाप लें, फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। भाप कैसे लेनी है कि जब वो आपका पानी गर्म हो जाएगा तो आप गैस बंद कर दीजिए और टॉवल को अपने सर के ऊपर ढक के भगोने के ऊपर जो भी आपने हाँ, जिस रखा है, बर्तन में आपने पानी गर्म रखा किया है, उस तरह से भाप लेनी है। ये नहीं कि आपने गैस बंद कर दी, भगोना खुला है और आप स्टीम ले रहे हैं तो स्टीम अब तो चारों ओर फैल जाएगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको तौलिया को अपने सर के ऊपर रख के भगोने से कवर करना है और ध्यान रखना कि आपका हाथ भी नहीं चले। और 2-3 मिनट तक ऐसा करने के बाद चेहरे को पानी से धोकर आप पोंछ लें। अब अगला स्टेप आता है मंजरी, मसाज लेने का, मतलब जो क्रीम होती है उससे मसाज करने का। तो मसाज क्रीम किस तरह बनाना ही है, सबसे पहले वो सखियों को बताते हैं कि मसाज क्रीम के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच शहद को मिला लेना है। फिर उसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल को तोड़कर, जो भी उसका ऑयल होता है विटामिन ई का, वो निकाल के उसमें मिला लेना है। फिर लाइटनिंग क्रीम बनाने के लिए 1 चम्मच एलोवेरा जेल, आधा चम्मच शहद, 2 से 3 चुटकी हल्दी। और अगर हल्दी आपकी त्वचा को सूट नहीं करती है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये जो क्रीम बन गई, इसे 5 से 10 मिनट तक फिर से वही सर्कुलर मोशन में एक ही तरफ उस त्वचा पर मसाज करनी है और इस क्रीम को अपनी आंखों के आसपास का जो एरिया है उससे बचा कर करें। फिर मसाज करने के बाद में गुनगुने पानी से चेहरे को धो लेना है और एक नर्म कपड़े से पोंछ लेना है। फिर उसके बाद हमें करना है, चेहरे पर लगाएं एलोवेरा मास्क। तो मास्क बनाने के लिए आपको क्या करना है कि 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 चम्मच गुलाब जल और 1 चम्मच चंदन पाउडर या मुल्तानी मिट्टी को आपको मिला करके इसका पेस्ट बनाना है। और तैलीय त्वचा वाले लोगों के लिए ये मास्क काफ़ी अच्छा माना जाता है। अपनी उंगलियों से मास्क को अपने चेहरे पर लगाएं, 15 से 20 मिनट तक मास्क लगा रहने दें, फिर गुनगुने पानी का उपयोग करके मास्क हटा दें। और जब भी चंचल मास्क लगाया जाता है फेशियल में, तो उस समय बिल्कुल बात नहीं की जाती है, क्योंकि अगर आप बोलते हैं तो आप मास्क सिकुड़ेगा और झुर्रियाँ आने का डर रहता है। हाँ। तो ये बात ध्यान रखनी है। सिर्फ एलोवेरा जेल, एलोवेरा मास्क की ही नहीं, अगर आपने किसी भी मास्क मुल्तानी मिट्टी का, शहद का, बेसन का, किसी भी तरह का कोई लेप चेहरे पर लगाया है, तो जितनी देर वो लेप आपके चेहरे पर रहता है उस वक्त हमें किसी से बातचीत नहीं करनी अच्छा है ना, आप आराम से लेटिए और आंखों पर खीरे के गोल गोल पीसेस काट के भी आप रख सकते हैं, ठंडक मिलेगी और 20 मिनट तक आप आराम से एक झपकी ले लीजिए, है ना। और अगर खीरा घर में उपलब्ध ना हो तो फिर आप रुई को गुलाब जल में भिगोकर उसे भी आंखों पर लगा सकते हैं, तो उसकी ठंडक भी आंखों को मिल सकती है। और बिल्कुल अंत में आपको स्किन पे टोनर लगाना होता है चेहरे के पोर्स को बंद करने के लिए, क्योंकि स्टीम लेने से जो चेहरे के रोम छिद्र खुल गए हैं उन्हें फिर से बंद करना भी जरूरी होता है, तो टोनर से वो बंद हो जाते हैं। इसके लिए कॉटन पर यानी कि रुई पर गुलाब जल को भिगोकर पूरे चेहरे पर आपको लगा लेना है और 5 मिनट के बाद एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन को मिक्स करके लगा लेना है, तो ये हो गया टोनर। और चंचल, जब इतना अच्छे से फेशियल किया जाएगा तो कहते हैं ना कि फेशियल का जो रंग है, जो निखर के आता है, उसकी जो मालिश, जो मसाज वगैरह होती है, वो अगले दिन आती है। तो भाई आज कीजिए और कल आप एकदम खिली खिली से हो जाइए, है बिल्कुल। और रविवार को क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, तो आपको बिल्कुल बाहर पार्लर में जाके फेशियल करवाने की जरूरत नहीं है। हमारी सखियां इसी को आजमा सकती हैं और उस दिन तैयार हो सकती हैं अपने अपने सजना के लिए। la 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 la
तो चंचल प्यारा सा गीत सुना, लेकिन अब हम उसके बाद बताएंगे अच्छी अच्छी सी रेसिपी। तो तुम क्या बताने जा रही हो? एक आसान सी रेसिपी में हम सखियों के साथ में हम शेयर कर रहे हैं, और ये है पोहे की रेसिपी। वैसे तो पोहा बनाना हमारी ज़्यादातर सभी सखियों को आता होगा, लेकिन कुछ होता है ना, शुरुआत जो कर रही हैं किचन में जाने की, रसोई की शुरुआत कर रही हैं, उन्हें शायद कुछ मेजरमेंट्स नहीं पता हो कि कौन सी चीज़ कितनी कितनी लेनी चाहिए, या सखियाँ अगर बनाती भी हैं तो वो फेरबदल कर सकती हैं अपने हिसाब से। ये एक आसान सी रेसिपी हम सखियों के साथ बता रहे हैं, और ये बहुत सबका एक पसंदीदा नाश्ता होता है। और जब भी झटपट कुछ बनाने का मन करे या अचानक से मेहमान आ गए तो बड़ी जल्दी से बन जाता है पोहा। तो पोहा बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए यह है 1 कप पोहा, 1 टेबलस्पून तेल, 1 चुटकी हींग, 1 टेबलस्पून राई, आधा कप प्याज बारीक कटा हुआ, या 1 बड़ा प्याज भी आप ले सकती हैं बारीक कटा हुआ, 8 से 10 कड़ी पत्ते जिसे मीठा नीम भी कहा जाता है, 2 से 3 साबुत लाल मिर्च। अगर तीखा कम पसंद करते हैं तो मिर्च कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। आधा कप आलू बारीक कटा हुआ, कच्चा आलू है ये। आधा टीस्पून हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और यहाँ भी वही कि आपके टेस्ट के अनुसार, स्वाद के अनुसार हरी मिर्च का भी आप जो भी अनुपात है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून नींबू का रस, और हरा धनिया सजावट के लिए। अब पोहे को बनाना किस तरह से है कि छलनी में डालकर पोहे को साफ कर लें। किसी बर्तन में अगर धोएंगे तो वो ज़्यादा गीला होने की संभावना होती है, लेकिन छलनी में अगर धोएंगे तो जो भी अतिरिक्त पानी है वो सीधे नीचे चला जाता है। और ध्यान रखें कि बहुत देर तक हमें पानी के नीचे पोहे को नहीं रखना है, ताकि वो बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए। और फिर एक छलनी में ही रहने दें। एक पैन में तेल गर्म करना है, फिर उसमें जब तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद हींग, राई, कड़ी पत्ता, जब ये चटक जाएंगे उसके बाद में प्याज और साबुत लाल मिर्च को डालकर थोड़ा सा प्याज को भूरा होने तक, बहुत हल्का भूरा करना है, भून लें। जब प्याज भूरा होने लगे तो इसमें आलू डाल लें, और आलू जब थोड़ा सुनहरे रंग का होने लगे तब इसमें हल्दी डालें, और हल्की आंच पर इनको फ्राई करते रहें। आलू पूरी तरह से नहीं पकना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा नरम होना चाहिए। और फिर पोहा डालकर इसमें अच्छी तरह से मिला लें। सारे जो भी और अन्य मसाले हैं वो डालकर अच्छी तरह से थोड़ी देर उसे भून लें, और फिर नींबू का रस डाल दें। और जब भी आपको इसे सर्व करना हो तो ऊपर से हरा धनिया डाल दें। और स्वाद बढ़ाने के लिए हम बारीक जो नमकीन सेव होते हैं या किसी भी अन्य तरह की नमकीन भी डाल सकते हैं। कुछ लोगों को इसमें मूंगफली के दाने पसंद होते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो बढ़िया रेसिपी तुमने बताई। अब हम बताते हैं सूजी के बड़े। तो सखियों इसकी सामग्री नोट कीजिएगा। सूजी 1 कप लेना है, और दही इसमें 1/4 कप है, जो करीब सूजी होगी 180 ग्राम 1 कप के अंदाज से, और दही जो 3/4 कप है वो 150 ग्राम के आसपास होता है। हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ, अदरक का टुकड़ा 1 इंच, हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई, नमक 3/4 या अपने स्वाद के अनुसार, बेकिंग सोडा जो है वो 1/4 छोटी चम्मच आपको लेना है, और तलने के लिए आपके तेल है। विधि है सूजी के बड़े बनाने के लिए सबसे पहले बैटर तैयार कर लीजिए। इसके लिए एक बड़े प्याले में सूजी और दही डाल दीजिए। दोनों सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद सूजी दही के मिश्रण में अदरक, हरी मिर्च, नमक डाल दीजिए। सभी मसालों के मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बैटर में थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। बैटर एकदम उड़द की दाल से बनने वाले बड़ों के बैटर जितनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी का बनना चाहिए। बैटर को 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए ताकि सूजी फूल जाए। 10 मिनट बाद जब सूजी फूल जाए तब इसमें हरा धनिया और बेकिंग सोडा डालकर मिला लीजिए। बैटर अगर हल्का सा गाढ़ा लगता है तो इसमें 1 छोटी चम्मच पानी डालें, और बड़े बनाने के लिए बैटर तैयार है। कढ़ाई में बड़ों को तलने के लिए पर्याप्त मात्रा में तेल डालकर आप गर्म कर लीजिए। तेल चेक करने के लिए कढ़ाई में थोड़ा और ऊपर हाथ रख कर देखिए अच्छे से ताप आ रही है या नहीं। आप तेल गर्म हो जाए तो आप इसमें बड़ों को आप तल लीजिए, और थोड़ा सा गीला करके आप हाथ से बनाकर तल लीजिए, और बड़े को फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाल दीजिए। दूसरी तरीके से बड़े बनाने के लिए एक कटोरी को कपड़े से पूरा ढक लीजिए, और पोंछ पीछे की ओर से कस के कपड़े की कटोरी समेत उसको पकड़ के आपको बनाना है, और इस कपड़े पर पानी लगा लीजिए। फिर इस पर 1-2 छोटी चम्मच बैटर रखिए। बड़े अपनी पसंद के अनुसार छोटे बड़े बना सकते हैं, और आप गोल करके छेद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बड़े बनाकर तैयार कर लीजिए, और दूसरी तरफ से भी उसको तल लीजिए। बड़ों को पलट कर अच्छे गोल्डन ब्राउन आप सेक लीजिए, और उसके बाद जो आपका सूजी बड़े तैयार है, आप दही का अच्छा सा घोल वो बनाइए बैटर, उसमें नमक वगैरह सब कुछ मिला के और बड़े डाल करके आप खा सकते हैं। और बिल्कुल इस तरह के व्यंजन या जो पकवान है जब करवा चौथ का सखियां व्रत करेंगी उस भी बना सकती हैं। तो सखियों को शुभकामनाएं देते हैं और सुनते हैं ये गीत।
मंजरी घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि समय अब पूरा हो चला है और सखियों से विदा लेने का समय आ गया है। बिल्कुल, सखियों को विदा लेने से पहले करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और सभी सखियों को चंचल वर्मा और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।